नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डिफेंस आज के इस वीडियो में हम एनसीएल में जो 27 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाली हैं उन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हम आज का वीडियो है वो लेकर आए हैं, जिसमें हम इसका जो असिस्टेंट फोरमैन, जो टेक्नीशियन कैटेगरीज और भी जो कैटेगरीज की जो एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे जूनियर केमिस्ट, ओवरसीयर, एमिन अकाउंटेंट और जो टेक्नीशियन में कैटेगरी में जो भी एग्ज़ाम्स हैं और फोरमैन की जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की जो एग्जाम होने वाली है, तो उनका जो नॉन टेक पार्ट आता है, जनरल पार्ट या पार्ट बी बोलते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका हम एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, बिल्कुल इसके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 30 क्वेश्चंस को हमने प्रिपेयर किया है। तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर से देखें, बिल्कुल इसके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। जो एग्जाम पेपर अभी हाल ही में माइनिंग सिरदार और स्टाफ नर्स के जो एग्जाम हुए हैं, उन्हीं के पेपर को देखकर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि इस वीडियो की जो PDF है वो आपको वहीं पर प्राप्त होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने के लिए रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ये रन थ्रू फाइल्स प्रणाली है इसकी शुरुआत की है, ये हमें बताना है। तो ये शुरुआत की है, ये हरियाणा राज्य सरकार ने ये रन थ्रू फाइल्स प्रणाली है इसकी शुरुआत की है। हरियाणा सरकार द्वारा जो केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली है, जिसको क्या बोलते हैं, CFMS, उसके आधार पर यह रन थ्रू फाइल्स प्रणाली है इसकी शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किस स्थान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? विजय रूपाणी। तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण है वो कहाँ पर किया? तो वो कहाँ पर किया था? तो वो किया था अहमदाबाद में। कहाँ पर किया था? तो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है वो बनाई गई है, जिसका अनावरण किसने किया? विजय रूपाणी ने किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो भी गुजरात में ही स्थित है, जिसको क्या नाम से जानते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई हो रही है। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रीति भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो संप्रीति यह एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और कौन से देश के बीच में हुआ था, तो ये हमें बताना है। तो संप्रीति है ये कौन से देश का साथ भारत ने अभ्यास किया था? ये किया था भारत और बांग्लादेश ने। किसने किया था? भारत और बांग्लादेश ने ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया था, जिसका हाल ही में कौन सा संस्करण हुआ था? ये 9वां संस्करण हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था? मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में प्रस्तावित नई योजना का नाम क्या है जिसे कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए विमानन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? तो बजट में प्रस्तावित उस योजना का नाम क्या है जिसे कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए विमानन मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है, उसके द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा लागू, कौन सी योजना है? तो ये हो जाएगी कृषि उड़ान योजना। कौन सी योजना हो जाएगी? कृषि उड़ान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान साथी किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान बनाया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में साथी बोलते हैं। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, जिसको क्या बोलते हैं? साथी। तो यह कौन से मंत्रालय की एक पहल है, ये हमें बताना है। तो कौन से मंत्रालय की पहल है? तो ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इस सहायता संस्थान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, जिसे हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति ने जारी किया था, किस भारतीय शिक्षाविद की आत्मकथा है? तो ये एक प्रसिद्ध बुक आई है जिसका नाम क्या है? ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी।
तो ये भारतीय के किस शिक्षाविद की ऑटोबायोग्राफी है, ये हमें बताना है, जिसे हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू, उन्होंने विमोचित किया था या फिर जारी किया था। तो ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगी के रामकृष्ण राव की। किसकी हो जाएगी? के रामकृष्ण राव की एक आत्मकथा है ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरण योजना जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो ये जो उत्तरण योजना है ये हाल ही में खबरों में देखी गई थी, तो ये कौन से राज्य के द्वारा लागू की गई है, ये हमें बताना है। तो उत्तरण योजना है ये असम सरकार के द्वारा लागू की गई थी। असम राज्य में ये उत्तरण योजना है ये लागू की गई थी, और इसमें मेन मकसद क्या है कि 33 स्टेडियमों का निर्माण करना है। अपने राज्य में 33 स्टेडियमों का निर्माण करना है। कौन सी योजना के अंतर्गत? उत्तरण योजना के अंतर्गत इसमें स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं 2019 में, उसमें किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो कौन से खिलाड़ी को दिया गया है? तो ये दिया गया है पीवी सिंधु को। किसे दिया गया है? पीवी सिंधु को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 की मेजबानी किस शहर ने की, जिसे आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला है 2020 में, ये कौन से राज्य में लगा था जिसकी मेजबानी है वो आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसने की थी? तो ये कौन से राज्य में लगा था? तो ये लगा था न्यू दिल्ली में। कहाँ पर शुरुआत हुई थी? ये आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में, इसे आयोजित किया गया था। भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर किस सेवा से जुड़ा है? तो हाल ही में खबरों में रहा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है? हमसफर। तो ये कौन सी सेवा से जुड़ा हुआ है, ये हमें बताना है। तो ये कौन सी सेवा से जुड़ा है? ये जुड़ा है ईंधन की डोर डिलीवरी। तो ये डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल है, इससे ये हमसफर एप्लीकेशन है ये जुड़ा हुआ है। इसमें ईंधन की जो या फिर डीजल की जो सप्लाई है वो आपके घर तक की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2020 को जिसका विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो बनाया जाता है 8 मार्च को, तो उसकी जो थीम थी इस बार की वो क्या थी, ये हमें बताना है। तो उसकी थीम क्या हो जाएगी? इसकी थीम हो जाएगी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वोमेन्स राइट। ये ऑप्शन नंबर बी, मैं पीढ़ी समानता या महिलाओं के अधिकार को साकार कर रही हूँ, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वोमेन्स राइट, ये इसकी थीम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य सरकार के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मित्र का चित्रण करने के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये आरोग्य मित्र है, इसका चित्रण करने के लिए कौन से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रों में सूचित किया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताएं। तो कोविड-19 जो पेंडेमिक फैला हुआ है उसमें जो लोगों के सामने चुनौती आ रही हैं, तो उनका समाधान करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने कौन सा कार्यक्रम है वो शुरुआत किया है? तो वो किया है कवच कार्यक्रम। क्या हो जाएगा? कवच कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी किस देश के लिए
6.2 टन आवश्यक दवाइयों और अस्पताल उपभोग्य वस्तुओं पहुंचाने के लिए शुरू किया था। तो भारतीय एयरफोर्स है, उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन संजीवनी। वो किस देश के लिए किया था कि 6.2 टन आवश्यक सामग्री है, वो अस्पताल की जो आवश्यक सामग्री है वो उस देश में पहुंचाई जाएंगी। तो कौन से देश के लिए किया था? तो ये किया था मालदीव देश के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए मालदीव है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया? तो कौन से राज्य ने मिशन वृक्षारोपण अभियान है 2020 ये शुरू किया? तो कौन से राज्य ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने ये अभियान है ये शुरू किया था, मिशन वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भुगतान बैंक ने एमएसएमई के लिए सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया? तो कौन से भुगतान बैंक ने ये एमएसएमई सेक्टर है उसमें जो सुरक्षा वेतन खाता है वो लॉन्च किया है? तो वो किया था एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। किसने किया था? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ये खाता लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमा टेक्नोलॉजी ने किसके साथ मिलकर युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो उद्यमा जो टेक्नोलॉजी है उसने किसके साथ मिलकर युवा पे नामक एक मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया? तो ये किसके साथ मिलकर किया था? तो ये किया था यस बैंक के साथ मिलकर उन्होंने उद्यमा टेक्नोलॉजी ने युवा पे मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक है उसके जो सीईओ है उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है शशिधर जगदीशन को। किसे किया है? शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हाथी संघर्ष पर शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो मानव हाथी संघर्ष पर शुरू किए गए पोर्टल का नाम है वो क्या है? तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उस पर शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा सुरक्षा पोर्टल। ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा पोर्टल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक मेगा आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा है? तो रेस 2020 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक मेगा आभासी शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन है या किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है, 12वीं पारी में उसका औसत क्या है? मतलब कोई बल्लेबाज है वो 11 पारियों में कुछ रन औसत रन बनाता है और 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है तो उसका औसत है वो 5 कम हो जाता है और 12वीं पारी में कम उसका औसत है वो हमसे पूछा है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे सर? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 11 पारियों का उस खिलाड़ी का औसत है वो क्या है? एक्स है। तो 11 पारियों के इसके टोटल रन क्या हो जाएंगे? वो 11x हो जाएंगे। और 12वीं पारी में वो कितने रन बनाता है? 90 रन बनाता है। तो ये 12 पारियों के टोटल रन हो जाएंगे और 12 पारियों में उसका जो औसत है वो कितना दिया गया है? 12 और औसत कितना था पहले? x, तो उससे 5 कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x माइनस 12×5 60, ये हो जाएगा। और ये इधर हो जाएगा 11x प्लस 90। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा जब इसको इधर करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 150। x बराबर क्या आ जाएगा? 150। मतलब कि इसका 11 पारियों में औसत कितना था? वो 150 हो जाएगा और उसका 12 पारी में औसत है वो 5 कम हो जाता है। तो इसमें हम 5 कम करते हैं तो इसका औसत 12 पारी में औसत कितना बचेगा? 145 बच जाएगा। तो 145 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 145 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 17 सितंबर 1982 को शनिवार था तब 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?
मतलब ये कैलेंडर का क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि 17 सितंबर 1982 को क्या था, शनिवार था, और 22 दिसंबर 1984 का हमें पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसमें पहले क्या दिया गया है, 17 सितंबर दिया गया है, 17 सितंबर 1982। तो 1982 से हमें 1984 से पर आना है। तो सबसे पहले 1983 और फिर क्या हो जाएगा 1984। तो इनके बीच में विषम दिन देखते हैं। तो 82 से 83 हम एक साल में एंटर करते हैं तो एक दिन बढ़ता है, और इसी प्रकार हम कोई लीप वर्ष में आगे बढ़ते हैं तो इसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं, तो ये 3 दिन तो ये साल के बढ़ जाते हैं। और साथ में इसमें क्या दिया गया है, 17 सितंबर से 22 दिसंबर क्या दिया गया है, 22 दिसंबर के बीच में विषम दिन है वो गिनते हैं हम, टोटल कितने दिन बचे हुए हैं। तो इसमें 13 दिन तो ये बचे हुए हैं सितंबर के, साथ में 31 दिन है वो अक्टूबर के हो जाएंगे, और 30 डेज है वो नवंबर के हो जाएंगे, और ये 22 दिन है ये दिसंबर के हो जाएंगे। तो इनको जब हम काउंट करते हैं तो टोटल 96 डेज आते हैं, और 96 डेज में हम 7 का भाग देते हैं तो विषम दिन है वो कितने बचते हैं, तो वो बचते हैं हमारे पास टोटल 5 डेज है वो हमारे सामने विषम डेज मिलते हैं, और 5 ये और 3 डेज पहले वाले, तो 8 डेज है वो टोटल आगे हमें जाना है। तो 8 डेज आगे जाएं या फिर एक दिन आगे जाएं, तो इसमें एक दिन आगे जाएंगे तो हमारे सामने क्या वार आ जाएगा, वो हो जाएगा रविवार। और आप इसको खुद सोल्व करके देख लीजिए, रविवार ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। वह पहली आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा की दूरी कितने किलोमीटर है। तो कोई कार है वो अपनी यात्रा है वो 11 घंटे में पूरी करती है। तो पहली आधी यात्रा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगली यात्रा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे कि इसमें हमारी दूरी है वो आ जाए। तो इसके लिए एक सूत्र होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, इसको हम इसमें रखते हैं, और साथ में जो कितने घंटे की यात्रा है वो हम इसमें लिख देते हैं गुणा में। तो इसको सोल्व करते हैं तो हम 2 गुणा x का मान हम कितना रखते हैं 50, और y का क्या है 60, और नीचे आ जाएगा 50 प्लस 60, और गुणा में 11 घंटे में होती है दूरी पूरी, तो 11 घंटे लिख देते हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6000 बटे 110 इंटू में 11, तो 11 से 11 ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, टोटल दूरी है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 600 किलोमीटर। क्या हो जाएगी 600 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी 600 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाती है तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम जो व्यक्ति है उसकी आयु क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x है उस आयु व्यक्ति की आयु है वो हम मान लेते हैं, और पुत्र की आयु है वो क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी वो 56 माइनस x है वो पुत्र की आयु हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 4, और जो पुत्र है उसकी आयु है वो भी क्या हो जाएगी, उसके लिए क्या बताया गया है कि पुत्र की आयु 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना हो जाएगी, और पुत्र की आयु कितनी है वो 56 माइनस x प्लस 4, ये हो जाएगी 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो x प्लस 4 ये हो जाएगा, 56 को 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 168 माइनस 3x प्लस 12, ये हो जाएगा। जब इसको हम पूर्ण से सोल्व करते हैं तो x का मान है x बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 176 बटे 4 आएगा, तो इसमें 44 है, 44 वर्ष है वो x का मान आ जाएगा। तो जो व्यक्ति है उसकी आयु क्या हो जाएगी 44 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए 44 वर्ष है वो उस व्यक्ति की आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह मेरी माँ की बहन के पति हैं। तस्वीर वाले व्यक्ति से राहुल का क्या संबंध है। मान लो ये राहुल है, कौन हो जाएगा, ये राहुल है, और ये कोई तस्वीर है, यहाँ पर कोई तस्वीर टंगी हुई है, उसकी ओर इशारा करके कहता है कि ये जो व्यक्ति है वो मेरी माँ क्यों हो जाएगी, राहुल की माँ, राहुल की माँ के क्या हो जाएगी बहन, माँ की बहन
के क्या हैं, पति हैं। क्या हो जाएंगे, पति हैं। ऐसा इक्वेशन में बताया गया है। तो वह मेरी माँ के बहन के पति हैं। तो माँ के बहन के पति उसके क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे उसके क्या हो जाएंगे, मौसा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मौसा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी मौसा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में THREAD को कैसे लिखा जाएगा। तो कोई शब्द है, क्या दिया गया है, KIN, तो उसको क्या लिखा गया है, वो लिखा गया है PR और M, ये लिखा गया है। तो इसको किस प्रकार से लिखा गया है, उसी भाषा में हमें ये जो थ्रेड दिया गया है उसको लिखना है। तो K को P लिखा गया है, तो K कितने नंबर पे आता है, K 11 पे आता है और P 16 पे आता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं K का जो उल्टा होता है वो की P होता है, और I का उल्टा क्या होता है, R, और N का उल्टा M होता है। तो उसके जो उल्टे क्रमांक है वही लिखा गया है। तो इसी प्रकार T का उल्टा होता है वो क्या होता है, वो हो जाएगा G, GT रोड जिसको बोलते हैं हम। H का उल्टा S हो जाएगा, और R का उल्टा I हो जाएगा, और E का उल्टा V, और A का Z, और जो D है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है GSIVZW, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। एक श्रृंखला दी गई है, क्या दी गई है, 34, फिर 46, 58, 70। तो इसमें जो अगली संख्या है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इनका गैप है वो देखते हैं कितना है। तो 34 और 46 के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है, तो वो 12 का अंतर होता है। उसी प्रकार 46 और 12 के बीच भी अंतर 12 का है। तो इसी प्रकार इस क्रम में 12-12 का अंतर दिया गया है। तो 70 में जब हम 12 ऐड करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 82। तो 82 ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सी है। तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होने वाली जो हानिकारक विकिरण है, रेडिएशन निकलती है, वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस है वो मुख्यतः जिम्मेदार है, तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय खनन सेंट्रल माइनिंग रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है धनबाद में। धनबाद कहाँ पर पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है, और यहाँ पर केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज का जो टेस्ट पेपर है उसके 30 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब इस पर जो कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस को लेकर तो हमें कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि सभी वीडियो की PDF है वो आपको वहीं पर मिलने वाली है। धन्यवाद।